Welcome back, dear students, to our social science class. Let's continue our second chapter of JV publication class 7th, that is the earth and changes on it. Beta, in our previous class we have done the agents of gradation. इसमें हमने किया था running water, that is river, then glaciers, winds. ये सभी agents जो हमने किए थे जो कि erosional and depositional work करते हैं, यानी aggradation and degradation work करते हैं. Our today's topic is soil. So in our today's class we'll learn about the formation of soil and different types of soil which is found in India. Okay, let's start our today's class. Soil की अगर हम लोग बात करते हैं, मिट्टी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग टेक्निकल इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज सॉइल? इट इज़ द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की विच इज़ हैविंग द लूज रॉक मटेरियल, that is called the soil. Okay, and it is made up of what? Organic and inorganic particles. यानी इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड इनऑर्गेनिक. अब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी बेटा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर जैसे पेड़ों के पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं सॉइल में जाके ऐड हो जाते हैं. इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं. तो anything that the soil is deriving from the dead remains of plants and animals, that makes the organic particles of the soil. In the course of time these particles get decomposed. ये धीरे धीरे उसके soil के अंदर या land में decompose होना शुरू हो जाते हैं and change into a dark colored material called humus. यानी कि जो हमारे organic particles हैं they help to maintain the humus in the soil, and humus is very important because it contributes to the fertility of the soil. soil की जो fertility है, ये humus जो है उसको maintain करने में, उसको बढ़ाने में क्या करता है, हमारी help करता है. तो यानी कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, या जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स के जो पार्ट्स उसमें ऐड होते हैं, those are very important for the fertility of the soil. This is rapidly formed in humid areas due to heavy growth of plants and rich animal life. अब ऑफ कोर्स जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, वेजिटेशन अच्छी होगी. वेजिटेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो ह्यूमस होगा सॉइल में वो बहुत ज़्यादा होगा. हाउएवर ह्यूमस इज़ लो इन डेजर्ट सॉइल. अब डेजर्ट सॉइल आपको पता है क्या होती है? रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल. अब जहाँ पर रेत है, आपको पता है रेतीली मिट्टी कहाँ मिलती है? डेजर्ट, नाम से ही क्लियर है. where there is very less rainfall and vegetation. बारिश भी बहुत कम होती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम है. अब बारिश भी नहीं है, पेड़ पौधे भी बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होगी. क्लियर? नाउ कम टू द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. अब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हमने देखा कहाँ से आ रहे हैं? डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? दोज आर कमिंग फ्रॉम द रॉक. मिट्टी बन कैसे रही है? हमने जो कल किए थे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, ये कर क्या रही हैं? ये पहाड़ों के, चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ला रहे हैं. वही टुकड़े जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए तो दे फॉर्म सॉइल. सो दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब ये अलग अलग साइज में होते हैं ऑफ कोर्स. कुछ टूटकर बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, कुछ मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं. तो इसी तरीके से उनको अलग अलग नाम दिया गया है. तो अगर हम लोग बात करते हैं जो लार्ज साइज हमारे डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेवल. और जो स्मॉलर वंस यानी जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड सैंड, सिल्ट एंड क्ले. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर. और इन सभी के मिक्सचर को, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अब हमारे पास ये चार चीज़ें इकट्ठी हो गई, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. अब इन चारों में, किसी भी मिट्टी में इन चारों तरह के जो हमारे रॉक पार्टिकल्स थे, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स थे, इनका कितना पोर्शन है, कितनी रेशियो है, उसके बेसिस पर जो है सॉइल अलग अलग तरह की होती है. जिसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो सैंडी सॉइल, सिल्ट पार्टिकल ज़्यादा है तो हमारी लोमी सॉइल है, क्ले पार्टिकल ज़्यादा है तो हमारी क्ले सॉइल है. ठीक है, तो किसी भी सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है कि उस पर जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल्स हैं
उनका प्रोपोर्शन कितना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल बन कैसे रही है, हाउ द सॉइल इज फॉर्म। तो सॉइल का फॉर्मेशन हमने कल भी किया था कि एक्सक्यूज मी, कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आज ही जो है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ने इरोजनल वर्क किया, उसको डिपॉजिट कर दिया और मिट्टी बन गई। नो, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस दैट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक मिट्टी की पतली सी लेयर बनने के लिए भी बेटा हज़ारों साल लग जाते हैं। तो एज मैंशनड अर्लियर, द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। वो हमने किया था पहले अपने चैप्टर में। सो दीज आर देन कैरिड अवे। तो वेदरिंग प्रोसेस क्या कर रहा है, पहले वेदरिंग प्रोसेस में दो चीज़ें हो रही हैं। तो वो क्या कर रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उसके बाद उसको एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन अपने साथ कहीं पर ले जाएंगे बहाकर या उड़ाकर, और फाइनली दे विल डिपॉजिट इट समवेयर। तो जहाँ पर वो उसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, जौन सी मिट्टी एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन यानी रिवर, विंड, ग्लेशियर अपने साथ बहाकर लेकर जाएंगे, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसपोर्ट करके ले गए ना। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब सामान लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे रिवर, विंड क्या कर रहे हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स को, डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको उन्होंने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो कुछ टूटे हुए जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्ट्स थे जो अपनी जगह पर रह गए, यानी जो उस हवा या पानी के साथ बहकर आगे नहीं गए, उनको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े या लूज पार्टिकल्स ऑफ रॉक विच आर कैरिड अवे बाय द वाटर और द विंड, जो पानी या हवा के साथ उड़कर चले गए, बह गए उनके साथ, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्योंकि उनको इन एजेंट्स ने क्या कर दिया, इन फैक्टर्स ने क्या कर दिया, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया फ्रॉम देयर बेसिक प्लेस टू अनदर प्लेस, अ न्यू प्लेस। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारा कुछ ही वो बहा कर ले गए, हो सकता है कुछ हिस्सा पीछे रह गया है। तो वो जो लूज पार्टिकल्स जो कुछ पीछे अपनी पर्टिकुलर प्लेस पर रह गए हैं, वो उस पानी या हवा के साथ नहीं गए, नहीं बहे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दोज आर कॉल्ड द रेजिडुअल सॉइल। Now the soil forming process continues over a long span of time. It starts developing in layers. अब of course layers ही तो बनेंगी। पानी अपने साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ लूज पार्टिकल्स बहाकर लेकर आई, उसको डिपॉजिट कर दिया, फिर अगली बार आई उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया। तो क्या है, लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। और इसी कारण से ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, ये हमें इजीली जो है नज़र नहीं आता। अगर मिट्टी का कहीं से कटाव हुआ है, वो डिफरेंस भी हमें बहुत इजीली फ़र्क हमें पता नहीं चलता। और जहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, न्यू लेयर्स बन रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रियलाइज्ड सडनली। ओके, नेक्स्ट थिंग, दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजोन्स। अब ये जो अलग अलग लेयर्स बन रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजोन्स बोलते हैं। अब कितनी लेयर्स हैं टोटल, जो हमारा हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, सॉइल लेयर्स की बात करते हैं, तो यू कैन सी हियर वन डायग्राम। जो सबसे नीचे की लेयर है बेटा हमारी, उससे हम बोलते हैं बेड रॉक या सॉलिड रॉक। यू कैन सी दिस डायग्राम। सबसे नीचे सॉलिड मतलब वो जो मिट्टी जो सबसे नीचे दब चुकी है, मिट्टी की वो लेयर जो सबसे नीचे दब चुकी है, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो हार्ड होने के कारण उस लेयर को क्या नेम दे दिया, सॉलिड रॉक, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड रॉक। बेड रॉक के ऊपर आती है हमारी वेदर्ड रॉक, ठीक है, यानी अब वो लूज पार्टिकल्स जो वेदरिंग के कारण दे गॉट डिसइंटीग्रेटेड। उसके बाद है हमारी सब सॉइल, यानी यहाँ पर थोड़े से मोटे कण मिलेंगे मिट्टी के, एंड देन दी टॉप सॉइल विच इज़ हैविंग दी वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के बहुत बारीक कण हैं जो हमें टॉप सॉइल में देखने को मिलते हैं। द टॉप मोस्ट हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस। और जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है टॉप सॉइल, ये जो है यहाँ पर हमें ह्यूमस के कण सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियाज एंड दी बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स। ओके, इन सब के कारण ह्यूमस जो है इस हमारी अपर मोस्ट लेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा।
एंड क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट भी कौन सा होगा सॉइल का, हमारा टॉप सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा। ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स। इसको हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैप। यू कैन सी अ मैप हेयर। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट आपकी दी गई है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट इज़ फाउंड इन इंडिया। ओके, एल्यूवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है एंड इंडिया के अगर हम लोग नदर्न पार्ट की बात करते हैं तो नदर्न पार्ट में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस लाइट ग्रीन, these are the parts of India which contains the alluvial soil. अभी alluvial soil बनी कैसे है? This alluvial soil is formed because of the depositional work of the river. आप ऊपर देख सकते हैं माउंटेन्स है, तो माउंटेन से नदियाँ आती हैं, इरोड करके सॉइल मटेरियल लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। सेडिमेंट्स बेटा एक टर्म है, अच्छा सॉरी, इसको सुनेंगे पहले। सेडिमेंट्स क्या होता है? नदियाँ अपने साथ जो भी बहा कर लेकर आई हैं मटेरियल, उसको हम, और जब वो जमा कर देती है उस मटेरियल को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी नदर्न प्लेन्स में आप ये एल्यूवियल सॉइल का पार्ट देख सकते हैं, दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स और द हिमालयास, यू कैन से। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, मैंने आपको बताया। तो फर्टाइल होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर एग्रीकल्चर भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो यू कैन सी दिस पोर्शन, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड देन दी कर्नाटका, ये है हमारी जिसमें कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दीज आर दी एरियाज। अब ये सॉइल ऐसी है बेटा जिसके अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी को ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोख कर रख सकती है और इसी के कारण इट बिकम्स स्टिकी व्हेन इट इज़ वेट। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? कॉटन की खेती होती है। और इसी कारण से द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कपास की मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग कपास की मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट इज आवर रेड सॉइल। नेम से ही क्लियर है, तो ये मिट्टी हमें देखने में थोड़ी शायद लाल रंग की नज़र आएगी, और मैप में अगर हम लोग बात करते हैं इसका एरिया जहाँ पर भी आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, देन द ईस्टर्न पार्ट। ये हमारे सभी एरियाज हैं जहाँ पर कि हमें रेड सॉइल देखने को मिल जाएगी। अभी वाई इट्स कलर इज रेड? इट्स कलर इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट इन द सॉइल। इस सॉइल में लोह की मात्रा, आयरन की मात्रा, क्वांटिटी जो है, रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कंटेंट इन इट, इट्स कलर इज रेड। रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिल रही है, पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर? इन्होंने बोला है कि जो रेड सॉइल है ये ज़्यादातर इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में मिलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला? पेनिनसुला बेटा ये टर्म बार बार आपके सामने आएगी, नेक्स्ट क्लासेस में भी आएगी, तो इसको समझेंगे। पेनिनसुला इज अ लैंड पार्ट which is covered by water from 3 sides and land from the 4th side. कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, लेकिन पेनिनसुला होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होगा। तो इंडिया के अगर हम लोग सदर्न पार्ट की बात करते हैं तो सदर्न पार्ट में क्या है? सबसे नीचे इंडियन ओशन है, इधर हमारा अरेबियन सी है, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, और ऊपर हमारे स्टेट्स हैं, है ना। तो इसलिए इस सदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है? इसको पेनिनसुला बोला जाता है। तो यही वहाँ पर लिखा है कि रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया, तो इसलिए वो जो है पेनिनसुलर पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है, एंड टू सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा था। नेक्स्ट इज आवर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स। अब पहाड़ों की जो ढलान है, हिल स्लोप्स मतलब दीज आर माउंटेन्स,
तो माउंटेन्स की जो ढलान है ना, ढलान पर इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और ये बन कैसे रही है? दिस सॉइल इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग क्या होता है बेटा? लीचिंग इज जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है they get dissolved in water, okay, and then the water carry them away. The soil nutrients are easily dissolved in water at some places and then they are carried away by the water. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। अब ऑफ कोर्स हैवी रेनफॉल होगी, पानी के साथ मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके साथ बह जाएंगे, तो पीछे जो रह गया तो उसको हम लोग वो क्या बोलेंगे, इसलिए बोला है कि यहाँ पर ढलानों पर ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? हमारी लेटराइट सॉइल। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 टाइप्स ऑफ सॉइल और दी हुई है, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो मैप में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, डेजर्ट सॉइल बेटा हम लोग सैंडी सॉइल को ही बोलते हैं। तो डेजर्ट सॉइल हमें डेजर्ट में मिलेगी। इंडिया में बात करते हैं तो राजस्थान में जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। एंड माउंटेन सॉइल नाम से ही क्लियर है, जो माउंटेन्स पर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हिली एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर है हमारी माउंटेन सॉइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। नाउ द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हमने सॉइल फॉर्मेशन किया, टाइप्स ऑफ सॉइल किया। अब व्हाट इज सॉइल इरोजन? पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जब पानी या हवा या किसी भी और फैक्टर के कारण, किसी भी और रीजन से जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो लूज पार्टिकल्स हैं, दोज आर रिमूव्ड, दोज आर वॉश्ड अवे, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द soil erosion. Now we must understand that soil erosion is a serious problem. Of course ये serious problem है। क्यों serious problem है? हमने भी ऊपर किया था कि सबसे ज़्यादा ह्यूमस सॉइल की कौन सी लेयर में मिलता है? टॉप लेयर में मिलता है। अब सबसे ज़्यादा ह्यूमस टॉप लेयर में मिलेगा तो वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी। अब वही फर्टाइल सॉइल बार बार पानी के साथ बहकर चली जाएगी तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? इट विल डिग्रेड, वो कम हो जाएगी। तो उससे हमारी क्रॉपिंग पर, हमारी वेजिटेशन पर, हर चीज़ पर क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो द सॉइल इरोजन हैज़ बिकम अ मेनस विच कॉज डिक्लाइन इन द क्रॉप यील्ड। वही मैंने अभी आपको बताया कि इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी फसलें हैं, हमारी क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मेनस होता है बेटा खतरा, थ्रेट। ठीक है, मेनस मीन्स थ्रेट। सो दिस इज हैपनिंग। अभी ये हो क्यों रहा है? वाई दिस सॉइल इरोजन इज हैपनिंग? नेचुरल प्रोसेस तो हमने किए, लेकिन नेचुरल प्रोसेस के अलावा भी कुछ कारण हैं। मेन कारण, बल्कि नेचुरल प्रोसेस से इतना ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं हो रहा जितना इन कारणों से हो रहा है। वो कारण क्या है? वी ह्यूमन बीइंग, वी आर डूइंग सच एक्टिविटीज विच आर कॉजिंग द, विच आर इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। अब वो क्या है? वो हैं हमारे फैक्टर्स हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोक कर रखती है, बांध के रखती है। अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो वो इजीली जो है वॉश अवे हो जाएगी। देन ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स जब ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर हम लोग बार बार अपने एनिमल्स को लेकर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रास क्या हो जाएगी? वहाँ पे जो पास्चर लैंड है वो खत्म हो जाएंगे एंड सॉइल क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। बिसाइड्स मैनी अदर रीजन्स, सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हमें अब एटलीस्ट नेचर को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स अपनी एक्टिविटीज़ को रोक कर या कम करके या कुछ न्यू मेथड्स यूज़ करके हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ना हाउ टू डू इट? फॉर दैट वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी कैन यूज प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग एट्सेट्रा। देन देयर शुड बी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर पास्चर लैंड। पास्चर लैंड होता है जहाँ पर हम लोग अपने एनिमल्स को लेकर जाते हैं चरवाने के लिए, ठीक है, वो हमारी पास्चर लैंड्स है। तो पास्चर लैंड भी जो है गवर्नमेंट द्वारा या अगर कोई इंसान लेकर जाता है अपने एनिमल्स को, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है कि हम बार बार एक ही जगह पर अपने एनिमल्स को ना लेकर जाएं। गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि उनको पता है इंडिया में एग्रीकल्चरल पीपल ज़्यादा हैं, दोज हु आर डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री होती है, जहाँ पर पशुपालन होता है,
वहाँ पर प्रॉपरली पास्चर लैंड शुड बी अवेलेबल, ठीक है, ताकि उनके लिए एक प्रॉपर एरिया हो, वहीं पर वो लोग अपने एनिमल्स को ले जाकर दे कैन कलेक्ट द फीड फॉर देम. सो दिस वाज आवर चैप्टर. द लास्ट इज वी नीड मास अवेयरनेस. मास अवेयरनेस मीन्स कि हम सबको अवेयर होना पड़ेगा. ये किसी एक पर्सन के करने से नहीं होगा. वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर सॉइल, आवर नेचर, आवर एनवायरमेंट alone. So it should be collective efforts that should be done by all of us and adoption of these practices at local level. Local level क्यों बोला है बेटा? कि सिर्फ सरकार ही कदम उठाती रहेगी लेकिन हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो उससे भी कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा. तो फर्स्ट वी ह्यूमन बीइंग, कॉमन मैन, वी शुड बी अवेयर and start using these practices in our daily life so that we would be able to protect our nature and environment. So here our chapter is finished. In your notebook, what you have to do, you have to write down these keywords. We have done all these terms during the chapter. I hope that these terms are clear to you. फिर भी आपको कोई डाउट होगा, you can ask me. ठीक है बेटा? तो write down these terms in your social science notebook and we'll discuss the question answers in our next part. Till then, take care and have a good day.